हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शाइनिंग मून में। आज हम साइकोलॉजी का टॉपिक है अधिगम, जो सेकंड यूनिट है उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम के जो प्रकार है, अधिगम के जो सिद्धांत दिए गए अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा सिद्धांत दिए गए, उनकी परिभाषाओं को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अधिगम। तो अधिगम किसे कहते हैं, पहले हम देखते हैं अधिगम किसे कहते हैं। तो अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम व्यवहार में होने वाला ऐसा परिवर्तन है। क्या है? अधिगम व्यवहार में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो अभ्यास व पूर्व अनुभव से होता है और समायोजन में भी मदद करता है। क्या करता है? समायोजन, एडजस्टमेंट में भी मदद करता है। तो व्यवहार ऐसा परिवर्तन जो व्यवहार में होता है परिवर्तन, और अभ्यास और पूर्व अनुभव से, किसी चीज का अभ्यास और पूर्व अनुभव से हम अपने समायोजन बना लेते हैं या समायोजन में मदद करता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे अधिगम कहते हैं। व्यवहार में परिवर्तन तो कैसे होता है? अगर हम देखते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन अगर हम दवा खा लेते हैं उससे भी व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, या किसी थकान की वजह से व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, थकान की वजह से हो जाता है, और परिपक्वता आदि के कारण भी व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। अगर मान लो हमारे कहीं चोट लग गई है तो हम लंगड़ा के चलते हैं तो भी व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, या किसी आदत के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। लेकिन यह परिवर्तन क्या नहीं कहलाता? ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं और ये परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाते। तो और क्या नहीं कहलाते? व्यवहार में अभ्यास के द्वारा होने वाला प्रत्येक परिवर्तन। अगर हम देखते हैं कि व्यवहार में जब अभ्यास से हमने पहले अपनी परिभाषा में पढ़ा कि अभ्यास के द्वारा होने वाला परिवर्तन, तो जो प्रत्येक परिवर्तन अभ्यास के द्वारा होता है वो भी अधिगम नहीं कहलाता, क्योंकि बार बार किसी चीज को करने से उसकी आदत पड़ जाती है और आदत को बदला भी जा सकता है। इस कारण जो व्यवहार में होने वाला अभ्यास के कारण जो प्रत्येक परिवर्तन होता है वो भी अधिगम नहीं कहलाता। उसके बाद में व्यवहार में क्षणिक व अस्थायी परिवर्तन भी अधिगम नहीं होता। अगर व्यवहार में क्षणिक कुछ समय के लिए परिवर्तन होता है या अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी उसको चेंज कर सकते हैं, किसी आदत को बदल सकते हैं, या क्षणिक परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अधिगम नहीं कहा जा सकता। जैसे कोई बच्चा अगर बार बार कोई गलती करता रहता है और गलतियों से वह सुधरता नहीं है और अपनी एक आदत बना लेता है, हैबिट बना लेता है, लेकिन जब उसको समझाया जाता है तो क्या होता है? वो अपनी आदत को छोड़ देता है। इस प्रकार उसकी आदत में परिवर्तन हो जाता है, इस कारण वह अधिगम नहीं कहलाता। और परिपक्वता के कारण भी कभी कभी ऐसा होता है कि परिपक्वता के कारण भी व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, जैसे आवाज पतली होना, आवाज मोटी होना। इस प्रकार अगर परिवर्तन आता है तो वो अधिगम नहीं कहलाता। तो अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम कहते हैं व्यवहार और पूर्व अनुभव से। अगर हमने कुछ अर्जित किया है पूर्व अनुभव से और व्यवहार में से और अभ्यास से, अगर हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन होता है, और वह परिवर्तन क्या होना चाहिए? वो परिवर्तन क्षणिक नहीं होना चाहिए और अस्थायी भी नहीं होना चाहिए, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। तो हम देखते हैं केवल अनुभव द्वारा होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। अनुभव द्वारा होने वाला, अनुभव और अभ्यास के द्वारा होने वाला जो स्थायी परिवर्तन है, अपेक्षाकृत क्या होता है? यह अपेक्षाकृत स्थायी होता है। ऐसे अनुभवों को या ऐसे परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जा सकता है। अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया होती है। अधिगम क्या होती है? अधिगम को अर्जित किया जा सकता है। व्यक्ति किसी भी उम्र में अपना अधिगम कर सकता है, किसी भी उम्र में वो सीख सकता है। कुछ नया सीखने को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जा सकता है। कि व्यक्ति, ये कोई पाबंदी नहीं होती कि अगर किसी की उम्र 60 साल या 40 साल है तो वो कुछ नहीं सीख सकता। व्यक्ति जन्म से लेकर अंत तक सीखता रहता है और इसी को ही क्या करते हैं? वो अभ्यास करता रहता है और पूर्व अनुभव से, अपने पूर्व के जो एफर्ट होते हैं उनसे नया एफर्ट लगा के वो सीखता रहता है। इसे क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जा सकता है। तो अधिगम में किसकी अहम भूमिका होती है? तो हम देखते हैं कि अधिगम में अहम भूमिका किसकी होती है? अधिगम में अहम भूमिका होती है अभ्यास और पूर्व के अनुभव से। किसकी होती है? अभ्यास और पूर्व के अनुभव इसमें स्थायी परिवर्तन लाते हैं। इस प्रकार अहम भूमिका किनकी हो गई? अभ्यास और पूर्व अनुभव से अधिगम में स्थायी परिवर्तन आते हैं और यही एक अहम भूमिका। अब हम देखते हैं अधिगम व परिपक्वता में अंतर। अधिगम और परिपक्वता में क्या अंतर होता है? अधिगम लर्निंग में और मैच्योरिटी में क्या अंतर होता है? विस्तार से देखते हैं। अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया होती है। अधिगम क्या होती है? अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया होती है
जिसे क्या किया जाता है, अर्जित किया जा सकता है। अधिगम को लर्निंग किए जा सकती है, सीखा जा सकता है अभ्यास व पूर्व अनुभव से। लेकिन परिपक्वता क्या है? परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परिपक्वता में क्या होता है, जो अनुवांशिक रूप से परिपक्व होते हैं और अनुवांशिक गुण ही उनमें दिखाई देते हैं, और वो क्या होती है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। जैसे अगर बच्चा जन्म लेने के बाद बड़ा होता है, धीरे धीरे स्टेप वाइज वो बड़ा होता रहता है, इस प्रकार वो क्या है, इसकी स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। उसके नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम पूर्णतः वातावरण से प्रभावित होता है। अधिगम क्या होता है? अधिगम पूर्णतः वातावरण से प्रभावित होता है, एनवायरमेंट पर इसका बहुत असर पड़ता है। क्योंकि जो अधिगम बच्चा को कुछ सीखता है तो कहां से सीखता है? बच्चा सीखेगा कहां से सीखेगा? वातावरण से सीखेगा। तो जो उसके नई जो आदत है, नया कुछ उसमें परिवर्तन होता है, तो वो किस प्रकार होगा? वातावरण से इसमें परिवर्तन होगा। और परिवर्तन कौन से होने चाहिए? परिवर्तन होने चाहिए स्थायी परिवर्तन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जबकि परिपक्वता वातावरण का प्रभाव न के बराबर पड़ता है। लेकिन परिपक्वता पर क्या होता है? वातावरण का प्रभाव न के बराबर पड़ता है। इसमें सिर्फ आनुवंशिकता का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। जैसे अगर किसी के पिता की या दादा की हाइट ज्यादा है, 6 फुट से ज्यादा है, तो उसकी 6 फीट से ज्यादा हाइट होगी। अगर किसी हाइट कम है तो इनकी हाइट कम होगी। अगर कोई मोटा है तो वो अपने परिवार के अनुसार ही मोटा हो जाएगा। और जैसे जिसकी हाइट कम है, बोना है, तो वो भी ये चांस रहता है कि वो भी बच्चा भी बोना होगा। लेकिन वातावरण का इन पे प्रभाव क्या नहीं होता कि अगर हम जिसके माता पिता लंबी हाइट या कम हाइट वाले होते हैं और वो किसी अलग क्षेत्र में चले जाते हैं, तो वहां उनकी जो ये वातावरण है इस पे पाबंदी नहीं हो सकती। वातावरण के कारण उसकी हाइट नहीं रुक सकती। अगर कोई जहां हाइट कम है, वातावरण के अनुसार जहां पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर हाइट कम रहती है, और वहां पर अगर स्थलीय इलाकों वाले व्यक्ति चले जाते हैं जिनके माता पिता की हाइट बहुत अच्छी खासी है, तो उनकी वहां पर जाने से हाइट कम नहीं होगी, वृद्धि नहीं रुक सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पे वातावरण का प्रभाव न के बराबर पड़ता है, इस पे सिर्फ आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अधिगम व्यक्ति में होने वाले उन परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है जिनमें आवश्यक रूप से वंशानुक्रम की प्रक्रिया उत्तरदायी नहीं होती है। अधिगम व्यक्ति में उनके परिवर्तनों के कहते हैं, उन परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। अधिगम क्या होता है? उन परिवर्तनों के लिए परिवर्तन होता है जिसमें आवश्यक रूप से वंशानुगत की प्रक्रिया उत्तरदायी नहीं होती है। जो वंशानुक्रम की प्रक्रिया उत्तरदायी नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? उसे अधिगम कहते हैं। उसके बाद में क्या कहते, जो परिपक्वता है वो क्या है? इसका संबंध उन परिवर्तनों से होता है। इसका संबंध परिपक्वता का परिवर्तन उन परिवर्तनों से होता है जो नैसर्गिक व सामान्य वृद्धि से जुड़े होते हैं। ऐसे परिवर्तन जो सामान्य वृद्धि से जुड़े होते हैं, जैसे अगर किसी की हाइट बढ़नी है तो वो बढ़ेगी, अगर कम रहनी है तो कम रहेगी, अगर किसी का वजन बढ़ना है तो बढ़ेगा। अगर जैसे शरीर में जैसे जैसे परिवर्तन होने हैं वो परिवर्तन होंगे, इसमें कोई अलग से परिवर्तन नहीं होंगे। तो ऐसे परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? ऐसे परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जा सकता। अगर किसी की हाइट बढ़ जाती है, 6 फीट किसी की हाइट बढ़ जाती है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये इसने अधिगम किया है। क्या नहीं किया है? उसने कुछ इसमें सीखा नहीं है। अगर वो चाहता है कि मैं नहीं बढ़ूं तो भी बढ़ेगा। वो क्या करेगा? अगर वह चाहकर भी ऐसा चाहे कि मैं नहीं बढ़ूं तो भी उसकी हाइट तो बढ़ेगी। अगर किसी का रंग में अगर परिवर्तन है तो वो चाहकर भी उसको परिवर्तन नहीं कर सकता, उसमें उसका अधिगम नहीं कहलाता। तो अधिगम क्या हो सकता है? जिसमें आनुवंशिक रूप से जो वंशानुक्रम की प्रक्रिया उत्तरदायी नहीं होती है उसे अधिगम कहते हैं। और इसमें क्या होती है? इसमें नैसर्गिक या सामान्य वृद्धि से। अब हम देखते हैं चौथा जो अपना अंतर है वो है अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया और सामायिक प्रक्रिया होती है। जो अधिगम होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाला होता है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, जो अधिगम है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, लास्ट तक भी कुछ सीखते रहते हैं, जैसे नए नए अनुभव उन्हें मिलते रहते हैं। पूर्व के अनुभवों को प्रयोग करते हुए अभ्यास के द्वारा बच्चा क्या करता है? पहले सीखता रहता है, बाद में जैसे ही इनकी उम्र बढ़ती रहती है तो भी वो सीखना बंद नहीं कर सकता और नया नया कुछ सीखता रहता है और अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन लाता रहता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि इसका क्या होता है? यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है और सामयिक क्रिया होती है। इसमें क्या है? करंट एक्टिवेट होते रहते हैं, तो इस वजह से इसे
सामयिक क्रिया भी कहा जा सकता है। परिवर्तन को क्या कहा जाता है? परिवर्तन एक निश्चित प्रक्रिया होती है। परिवर्तन एक निश्चित समय तक चलती रहती है। जो परिपक्वता होती है वो निश्चित समय तक चलती रहती है। हालांकि इसमें परिवर्तन, जो परिपक्वता की क्रिया सतत रूप से चलती रहती है। इसमें क्या है, समय, एक निश्चित समय रहता है, निश्चित समय तक परिपक्वता बढ़ती रहती है। लेकिन जो परिपक्वता की क्रिया होती है, क्या होती है? परिपक्वता की क्रिया वो सतत निरंतर चलती रहती है। अब हम देखते हैं अधिगम व्यक्तिगत, सामाजिक व सार्वभौमिक होता है। अगर अधिगम हम देखते हैं तो सामाजिक होता है, व्यक्तिगत होता है और सार्वभौमिक भी हो सकता है। क्योंकि अधिगम व्यक्तिगत रूप से भी सीखा जा सकता है, कोई ज्यादा सीख सकता है, कोई कम सीख सकता है। तो ये क्या हो सकता है? इंडिविजुअल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है और यूनिवर्सल भी हो सकता है। क्योंकि अधिगम व्यक्तिगत रूप से अगर कोई ज्यादा सक्षम है सीखने में तो वो ज्यादा जल्दी सीख पाएगा। अगर कोई किसी की सीखने की स्पीड कम है तो वो कम सीख पाएगा। इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से भी इसमें भिन्नता पाई जा सकती है और व्यक्तिगत रूप से भी वो सीख सकता है। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक रूप से भी सीख सकता है। अगर समाज में रहकर वो कुछ सीखता है तो सामाजिक रूप से सीख सकता है। अगर कोई संगठन आगे बढ़ रहा है तो वो क्या है, उसके पूर्व अनुभव से और अभ्यास के द्वारा वो नया कुछ सीखता रहता है। इसके बाद में सार्वभौमिक यूनिवर्सल रूप से भी वो सीखता है। लेकिन परिपक्वता होती है वो क्या होती है? परिपक्वता क्या होती है? सार्वभौमिक होती है। परिपक्वता हमेशा क्या होती है? परिपक्वता हमेशा सार्वभौमिक होती है। इसमें क्या है, अगर व्यक्ति के दो हाथ होने तो दो हाथ होंगे, अगर दो पैर होने दो पैर होंगे, दो कान होने तो दो कान होंगे। क्योंकि ये परिपक्वता क्या होती है? सार्वभौमिक होती है और सबके लिए एक समान रहती है। ऐसा नहीं हो सकता, अपवाद को छोड़कर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति के एक ही कान है या एक ही हाथ है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, क्रिटिकल कंडीशन में हो सकता है कभी कभी, लेकिन ये अपवाद होता है। ऐसा प्राय नहीं देखा जा सकता कि किसी के दो में से एक ही कान है या दो हाथ में से एक हाथ है। इस वजह से इसे क्या बोला जाता है? सार्वभौमिक। ये सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। हालांकि कुछ अपवादों को छोड़कर ये सार्वभौमिक होती है। उसके बाद हम देखते हैं अधिगम का संबंध चेतन मन से होता है। अधिगम का संबंध क्या होता है? अधिगम होता है उसका संबंध चेतन मन से होता है। अधिगम जैसे हम सीखते हैं कुछ तो हमें उसका पता रहता है कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या रहती है? इसकी चेतना रहती है। हमें ध्यान रहता है कि हम क्या कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या कुछ सीख रहे हैं। तो इसका हमें क्या रहता है? ध्यान रहता है। तो जिसका हमें ध्यान रहता है वो क्या होता है? चेतन मन होता है। और परिपक्वता हम देखते हैं चेतन मन से नहीं होती। जो परिपक्वता होती है वो चेतन मन से नहीं होती। इसमें हमें ये पता नहीं होता कि हम कैसे बढ़ रहे हैं। हम इसकी वर्दी को नाप नहीं सकते कि आज हम इतने बढ़ गए, आज हम इतने बढ़ गए। ऐसे नाप सकते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हम कैसे बढ़ रहे हैं। और हमें ये पता ही नहीं चलता हम कब बड़े हो गए और कब हमारी आवाज चेंज हो गई, कब हमारा शरीर है वो इतनी वर्दी कर गया, हमें धीरे धीरे पता नहीं चलता। और ये परिपक्वता क्या होती है? अचेतन मन से संबंधित होती है। बाद में हम देखते हैं सीखना अनुकूल परिस्थिति में होता है। अगर हम सीखने की बात करते हैं तो सीखना हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में ही हो सकता है। क्या हो सकता है? सीखना अनुकूल परिस्थिति में ही हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि परिस्थितियां विपरीत है और हम कुछ सीख रहे हैं। तो हमेशा जो सीखना होता है वो अनुकूल परिस्थिति में हो सकता है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, धीरे धीरे वो पढ़ाई चालू कर रहा है और उसके विपरीत परिस्थितियां हैं तो वो नहीं सीख सकता। अगर उसके अनुकूल क्लास में बैठने की व्यवस्था नहीं है, उसके अनुकूल कोई टीचर नहीं है, तो वो नया नहीं सीख सकता और पूर्व के अनुभव वो नहीं लगा सकता। जो पूर्व के जो प्रैक्टिस उसने कर रखी है उसको वो काम में नहीं ले सकता। क्योंकि ऐसी ये होती है कि जैसे हमारी स्थिति प्रतिकूल होती है तो हम कुछ याद नहीं कर पाते और अपना 100% नहीं दे सकते। इस कारण हम उसमें नया नहीं सीख सकते। जो अपना पुराना है वो उसी के लिए हम एफर्ट नहीं लगा सकते नया सीखने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सीखना है वो अनुकूल परिस्थिति में हो सकता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में नहीं सीखा जा सकता। अब हम देखते हैं परिपक्वता अनुकूल व प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में होता है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो परिपक्वता होती है उस पर स्थिति का कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी परिपक्वता अगर प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति दोनों में हो सकता है। परिपक्वता अगर हम मान लो कि हमारी स्थिति प्रतिकूल चल रही है, यानी हमारे विपरीत चल रही है, तो भी हम बढ़ तो रहे हैं ना। हमारी मान लो कंडीशन खराब हो रखी है या फाइनेंशियल
कंडीशन कोई खराब हो गई है या कुछ घर में ट्रेजेडी हो गई है, तो क्या बच्चा बढ़ना रुक सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी के साथ ट्रेजेडी हो गई है तो वो उसकी हाइट बढ़नी रुक सकती है, या उसका जो परिवर्तन होता है परिपक्वता में जो जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन नहीं रुक सकते, क्योंकि परिपक्वता पर क्या नहीं हो सकता, जो परिपक्वता पर कंडीशन नहीं हो सकती कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में वो बढ़ेगा, दोनों ही परिस्थितियों में वो बढ़ेगा, चाहे उसकी अनुकूल परिस्थिति है या प्रतिकूल परिस्थिति है, दोनों ही परिस्थितियों में क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हम इसके जो अंतर है वो कंक्लूजन के रूप में देख सकते हैं कि अधिगम क्या होता है, अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया होती है, और यह क्या होती है, परिपक्वता अर्जित प्रक्रिया नहीं होती है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। अधिगम क्या होती है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। हालांकि परिपक्वता की जो क्रिया होती है वो सतत चलती रहती है, लेकिन इसके लिए एक निश्चित समय रहता है कि जिस उम्र तक हम बढ़ते रहेंगे उसी तक हमारी बढ़ना रुक जाएगा, इसके बाद में हम आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि जिसकी 18-19 तक हाइट बढ़नी है तो उतनी बढ़ जाएगी, उसके बाद में हाइट नहीं बढ़ेगी। अगर कुछ बॉडी में परिवर्तन होने हैं तो वो परिपक्वता तक हो जाएंगे, उसके बाद उसमें परिवर्तन नहीं होंगे। हालांकि जो परिवर्तन की क्रिया होती है वो सतत चलती रहती है। अधिगम हम देख सकते हैं कि अधिगम चेतन मन से संबंधित होता है और परिपक्वता अचेतन मन से संबंधित होता है। यानी परिपक्वता में हमें पता नहीं रहता कि हम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अधिगम वातावरण से ही होता है। अधिगम क्या होता है, वातावरण अनुकूलित होता है, और ये क्या होता है, ये वंशानुगत होता है, वंशानुक्रम पर होता है, वातावरण से ज्यादा बिलोंग नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं अधिगम को अनुकूल परिस्थिति में हो सकता है और ये अनुकूल व प्रतिकूल दोनों परिस्थिति में हो सकता है। ये व्यक्तिगत और सामाजिक हो सकता है और ये सार्वभौमिक होता है। जो अधिगम होता है वो इंडिविजुअली हो सकता है, सोशल हो सकता है और यूनिवर्सल भी हो सकता है, लेकिन जो परिपक्वता है वो हमेशा क्या होगी, नोट। अगर व्यवहार के किसी पक्ष का विकास आयु बढ़ने के साथ साथ बिना किसी अभ्यास या प्रशिक्षण की सहायता से स्वाभाविक रूप से संपन्न होता है, किसी होता है स्वाभाविक रूप से संपन्न होता है, तो इस विकास के लिए परिपक्वता की क्रिया को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अगर व्यवहार के किसी पक्ष का विकास क्या होता है, विकास आयु बढ़ने के साथ साथ व्यवहार बिना किसी आयु बढ़ने के साथ क्या होता है, बिना किसी अभ्यास या प्रशिक्षण से विकास होता है, स्वाभाविक रूप से संपन्न होता है। अगर व्यवहार के किसी पक्ष का विकास आयु बढ़ने के साथ साथ बिना किसी अभ्यास या प्रशिक्षण से की सहायता से स्वाभाविक रूप से संपन्न होता है, तो इस विकास की परिपक्वता को अधिगम नहीं कहा जा सकता और इसके परिपक्वता को उत्तरदायी ठहराया जाता है। जैसे हम देखते हैं पक्षियों का उड़ना। क्या पक्षियों को कोई उड़ना सिखा सकता है? क्या किसी ने पक्षियों को उड़ना सिखाया? ये क्या है, विकास है इनका। हिरण का उछलना भी अधिगम नहीं कहला सकता, क्योंकि हिरण को उछलना नहीं सिखाया जा सकता, उम्र के साथ इसमें परिवर्तन आता रहता है। तो हिरण को उछलना सिखाना। सांप का फन उठाना, अगर सांप किसी खतरे में होता है तो वो फन उठाता है, तो इसे फन उठाना किसने सिखाया? ये अधिगम नहीं हो सकता। इसे आयु के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है और ये विकास कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं भूख लगने पर बेचैनी होना। अगर किसी को भूख लग रही है तो बेचैनी हो रही है, तो ये उसके अभ्यास और पूर्व अनुभव से परिवर्तन नहीं होते हैं, वो क्या कहलाता है, वो परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद में हम देखते हैं जो अधिगम है वो अधिगम किस किस प्रकार से अधिगम हो सकता है। तो हम देखते हैं पहले संज्ञानात्मक अधिगम होता है। संज्ञानात्मक अधिगम किसे कहते हैं? सोचना, विचरण करना, तर्क संश्लेषण, निर्णय विश्लेषण, ज्ञानेंद्रिय द्वारा सीखना क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है। संज्ञानात्मक अधिगम किसे कहते हैं? सोचना, विचरण करना, तर्क करना, हमसे किसी से तर्क कर रहे हैं, संश्लेषण कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, हम इसका अच्छा बुरा फैक्ट दोनों प्रकार देखते हैं, तो वो क्या हो गया, सोच विचार के हम कुछ करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक अधिगम कहा जा सकता है। ये ज्ञानेंद्रिय द्वारा सिखाया जा सकता है, इसे ज्ञानेंद्रिय द्वारा सीखा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं भावनात्मक, करुण होकर दीन दुखियों की सहायता करना, स्वयं भावनाओं को सिखाना। अगर किसी पर दया करके दीन दुखियों की सेवा करते हैं या दीन दुखियों की सहायता करते हैं, तो यह अधिगम क्या कहलाता है? यह अधिगम कहलाता है भावनात्मक अधिगम कहलाता है। इसके द्वारा दीन दुखियों की सेवा की जा सकती है और स्वयं भावनाओं को सिखाया जा सकता है, तो इसे क्या कहा जा सकता है? भावनात्मक
अधिगम कहा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम किसे कहते हैं? सीखना, तैरना, लिखना, दौड़ना, नाचना आदि। अगर कोई सीख रहा है या तैरना सीख रहा है, लिखना सीख चुका है, दौड़ना सीखता है, नाचना सीखता है, आदि किसे कहते हैं? आदि क्या कहलाता है? आदि क्रियात्मक अधिगम कहलाते हैं। अधिक क्रियात्मक अधिगम क्या क्या कहलाते हैं? सीखना, तैरना, लिखना, दौड़ना, नाचना आदि क्रियात्मक अधिगम कहलाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मौखिक अधिगम। मौखिक अधिगम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। मौखिक अधिगम किसके द्वारा होता है? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मौखिक अधिगम किया जा सकता है। जैसे बोलना सिखाया जा सकता है, किसी को पढ़ना सिखाया जाता है, तो क्या कहलाते हैं? मौखिक अधिगम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। अब जो हम देखते हैं गतिक पेशीय अधिगम, कर्मेंद्रियों के माध्यम से गतिक पेशीय अधिगम होता है। जो कर्मेंद्रियां होती है अपने हाथ पैर, इनके माध्यम से जो अधिगम होता है उसे गतिक अधिगम कहते हैं। तो ये थी आज की अधिगम की जो अपनी छोटा सा सेशन अधिगम के बारे में। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और उन तक ये जानकारी पहुंचाए कि जो एक बैच चल रहा है फ्री रीट के लिए, तो इसमें आप इनके लिए जानकारी बढ़ा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम, जो अपना चैनल है रीट नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके जो क्लास नोट्स है वो मिल जाएंगे आपको और अधिक जानकारी आपको इसमें साझा की जाएगी। जो कौन कौन सी क्लासें आपको मिलेगी, जिसके नोटिफिकेशन आपको उस पर मिलता रहेगा, तो उसको जरूर ज्वाइन कर ले और अपने चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहे, मस्त रहे।